बाजार में आज बेहद सीमित दायरे में कामकाज। निफ्टी करीब 1.5 अंक फिसलकर 25,600 के करीब बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ 60,000 के आसपास हुआ बंद। मेटल, फार्मा और रियल्टी ने बनाया बाजार पर दबाव। चांदी की कीमतों में दबाव से हिंदुस्तान जिंक करीब 4.5% टूटा। वेदांता, नालको, हिंडाल्को और हिंद कॉपर करीब 1 से 5% फिसले। सोने की कीमतों में दबाव से गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनियों के शेयर में कमजोरी। मुथूट फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस 2.5 से 4% फिसले। मणप्पुरम फाइनेंस पर भी दिखा दबाव। दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजे से ट्रेंड करीब 3% ऊपर। मुनाफा 36% बढ़ा। मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ। कंपनी की स्टार ब्रांड के विस्तार को तेज करने की योजना। अच्छे नतीजों और एलारा की बुलिश रिपोर्ट से देवयानी इंटरनेशनल में करीब 7.5% की अच्छी तेजी। मजबूत नतीजों से फोर्स मोटर्स की रफ्तार में शेयर 7% भागा। एएमसीए जेट फाइटर प्रोग्राम से बाहर होने की खबर से एचएल 2 दिनों में करीब 12% टूटा। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य घटाया। वहीं बीडीएल डेटा पैटर्न्स और एमटीआर टेक में भी 2.5 से 3% की गिरावट। निफ्टी में कल टाटा स्टील जारी करेगी तिमाही नतीजे। घरेलू वॉल्यूम में 14% ग्रोथ का अनुमान। कल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कल्याण ज्वेलर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी कंपनियों के नतीजे पर भी नहीं रहेगी नजर। अगले 4-5 दिनों में यूएस ट्रेड डील पर आ सकता है ज्वाइंट स्टेटमेंट। ट्रेड डील पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, मार्च के मध्य तक डील साइन होने की उम्मीद। अमेरिका से $500 बिलियन के व्यापार का है अनुमान। और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का होगा ऐलान। रेपो रेट बिना बदलाव के 5.25% कायम रहने का अनुमान। मॉनेटरी पॉलिसी पर कल सुबह 9:45 से 18 हाउस स्वदेश पर देखिए दिग्गजों के पैनल पर चर्चा। देखिए निफ्टी जो है वो बहुत बेहद सीमित दायरे में कारोबार चलता रहा और फाइनली गिरावट के साथ बंद हुआ। 0.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी बंद हुआ करीब 140 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स जो है वो 0.5% यानी 500 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी करीब 175 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। सेक्टोरल अगर आप देखेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या रहा, तो आज अगर एक सेक्टर छोड़ दें निफ्टी पीएसयू बैंक, तो बाकी तमाम सेक्टर्स और थोड़े बहुत चुनिंदा फार्मा, उसके अलावा अगर बाकी तमाम सेक्टर्स पर आप नजर रखेंगे तो सारे सेक्टर्स में गिरावट आज आपको देखने को मिलेगी। देखिए निफ्टी हेल्थ केयर हल्की सी मजबूती और निफ्टी पीएसयू बैंक हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। बाकी तमाम सेक्टर्स जो है वो आज लाल निशान में बंद हुए। तो 2-3 दिनों की जो तेजी थी हमारी, उस पर आज फाइनली थोड़ा ब्रेक लगाया। देखना ये होगा कि ये शॉर्ट टर्म ब्रेक है या फिर थोड़ा परमानेंट टाइप का ब्रेक लग गया है। तो एक काम करते हैं, एक बार हमारे मेहमानों को शामिल करते हैं हमारे साथ इस शो में। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी हैं। अजीत जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आप। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो ब्रेक लगा है वो नॉर्मल सा एक ट्रैफिक में लगने वाला ब्रेक है या फिर हैंड ब्रेक लगा दिया है थोड़ा? शुक्रिया विकास देखिए, मेरे हिसाब से एक हेल्दी पॉज कंसोलिडेशन ये होना जरूरी है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके का रोलर कोस्टर राइड मार्केट ने एक्सपीरियंस किया है पिछले करीब 3-4 दिनों में। तो उसके बाद अगर हम रुकते हैं, संभलते हैं और जो मेन एवरेजेस हैं अगर उनके ऊपर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा। और वो जोन क्या है, वो आपका 25,400-500 का जो जोन है जहां पे कि आपकी शॉर्ट टू मीडियम टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं इस जोन में। तो जब तक इन लेवल को आप होल्ड करें तब तक मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन एंटिसिपेटेड है रिसेंट एक वॉलेटाइल स्विंग के बाद। बट बायस पॉजिटिव साइड पे रहेगा जब तक कि आप 25,400 को ब्रेक नहीं करते हैं। ऊपर पे 26,000 मेरे हिसाब से ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस होने वाला है इस एक्सपायरी के लिए। और जब हम उसको क्रॉस कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर हम रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक टोन पॉजिटिव है। अभी आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना है जब तक कि आप 25,400 को होल्ड कर रहे हैं। बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करना है जब तक कि आप 25,400 को होल्ड कर रहे हैं। एक राय अजीत जी मैं आपसे आईटी सेक्टर पर चाहता हूं, क्योंकि आज भी गिरावट कंटिन्यू रही। जो यूएसए टेंशन है कि वहां पे एंथ्रोपिक ने एक एआई प्लगइन टूल लॉन्च किया है, उसकी वजह से लगातार वहां के आईटी शेयर्स में जो है वो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और उसका असर अपने इंडिया के भी आईटी शेयर्स पे देखने को मिला है, क्योंकि सर्विसेज ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका असर तो होगा ही।
लेकिन क्या ये गिरावट परेशान करने वाली है या मौके खोजने वाली है? देखिए आईटी में वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम चल रही थी। मींस हमने देखा है कि जितनी बार भी रिबाउंड आता है आईटी इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो 38,000 से लेकर 40,000 निफ्टी आईटी इसी बैंड के पास आते आते तक एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी कोई जल्दी डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं, ट्रेडर हैं, मेरे हिसाब से आपको आईटी अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आप 40,000 के ऊपर निफ्टी आईटी को ब्रेक करते हुए नहीं देखते, क्योंकि अदरवाइज आपको अंडर परफॉर्मेंस ही हाथ में लगने वाली है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली उनके लिए भी मैं कहूंगा कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिप्स में अगर आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, एंसिलरी स्पेस हो गया, वहां पे आप फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे बेटर रिटर्न रहेंगे। तो फॉर शॉर्टर और लॉन्गर टर्म मेरे हिसाब से जब तक आईटी में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आता है तब तक अवॉइड करना ही बेटर है। बिल्कुल। तो आईटी आपको फिलहाल अवॉइड करना है, थोड़ा रुक जाइए, देखते हैं गिरावट कंटिन्यू अगर होती है कितने तक जाती है, उसके बाद फिर पूछ लेंगे। अजीत जी तो हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, उनसे पूछेंगे फिर से कि क्या करना है आईटी में। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे व्यूअर्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं यूट्यूब की स्ट्रीम पर। तमकार सबसे तेजी से इन्होंने पहले सवाल भेजा है। ओला इलेक्ट्रिक पर इनके पास 2600 शेयर है, 70 के भाव पर इन्होंने लिया है। मुझे लग रहा है कि आधा हो गया होगा, क्योंकि 33-34 के आसपास भाव मैंने लास्ट देखा था। हाँ 31 के आसपास है, तो आधे से भी कम हो गया है इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो। क्या राय बनती है अजीत जी, आधे हो गए हैं पैसे इनके, 70 के भाव पे लिया था, 31 पे चल रहा है ओला, 2600 शेयर हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है, क्या करें? मेरे पास यही एक चैलेंज है कि हम प्राइस, एब्सोल्यूट प्राइस को देखते हैं और उसको बेसिस पे अज्यूम करते हैं कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है, बट एक्चुअली में ये एक चैलेंज है कि आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि स्टॉक अगर 30 रुपए का है तो वो सस्ता हो गया है, 70 रुपए का है तो सस्ता है। कंपनी का किस तरीके का मार्केट कैप है, कितनी बड़ी वो कंपनी है और क्या वैल्यूएशन पे है, किस तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, ये सारे फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा है कि पोस्ट लिस्टिंग से लेकर अभी तक एक नेगेटिव ट्रेंड लगातार, बीच में एक जरूर अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, जहां पे कि आपने देखा था कि 35 से 70 तक गया था, शायद उन्हीं लेवल्स के पास उन्होंने बाय कर लिया। तो जब एटलीस्ट आपकी बाइंग प्राइस के भी 20-30% नीचे आ जाए तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी है अगर आपको एक बार को रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए। अब क्योंकि 100% डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है, 30 पे आ चुका है, मेरी राय ये होगी कोई भी रिबाउंड मिलता है 40 से 45 की रेंज में इन एनी गुड टाइम तो वो आपको कंसिडर करना चाहिए, और 25 के नीचे अगर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्शन और एक्सटेंड करता हुआ नजर आए। बिल्कुल। तो 25 के नीचे जाता है तो ये हो सकता है कि करेक्शन और ज़्यादा बढ़े, तो ये आपको सलाह है कि आप जो है वो वैल्यू देखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए। चलिए एक और व्यूअर हमारे हैं, अमर देव राय। इन्होंने एक साइड के शेयर खरीदे हैं, 263 शेयर खरीदे हैं, 379 के भाव पे, 380 के भाव पे, और इस वक्त शेयर का भाव चल रहा है 336 का। बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि वो जानना चाहते हो कि क्या करें, होल्ड करके रखना चाहिए, टाइट होल्ड करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर निकले कहीं और मौके खोजें। क्या राय बनती है अमरदेव जी को आपकी अजीत जी? देखिए एक साइड में अच्छी बात यह है कि उन्होंने ज्यादा ऊपर के लेवल पे नहीं लिया है, नो डाउट। अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे भी काफी लंबे टाइम से चल रही है। हम देख रहे हैं कि इन दी मंथ ऑफ जून 2024 आप 600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक में देख लिया है। बीच में रिकवरी जरूर हुई थी बट वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो गई, सस्टेनेंस नहीं आई। 380 390 मेरे हिसाब से यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है आने वाले दिनों में भी, और जहां पे कि 300 के पास एक बेस बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको नियर टर्म में तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो एक बार को 360 365 के पास आए तो एक बार रिड्यूस करने के बारे में सोचे। अगर लंबे अवधि का है तो बने रह सकते हैं 300 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 360 365 के आसपास थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो आप निश्चिंत बैठिए, आराम से बने रहिए। ये सलाह आपको अजीत जी की तरफ से दी गई है। चलिए एक और व्यूअर है हमारे, लक्ष्मण ने सवाल भेजा है एशियन पेंट्स के ऊपर। 60 शेयर है इनके पास, 2800 के भाव पर है, और 1 साल का नजरिया। ये बड़ा अच्छा तरीका है सवाल पूछने का कि आप अपना नजरिया भी बता देते, ताकि एक्सपर्ट को आसानी हो जाए कि आपका नजरिया कितना है, उसके हिसाब से वो आपको सलाह दे सकें। 2400 पे आ गया शेयर, ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल गई है, पिछले 1 महीने में 14% की गिरावट आ गई है। क्या सलाह बनती है अजीत जी एशियन पेंट्स के ऊपर आपकी? 1 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं ये?
बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पोस्ट रिजल्ट जो डिक्लाइन आया है वो कहीं ना कहीं जो रिकवरी, जो रिबाउंड हम देख रहे थे उसको फेड आउट कर दिया है, तो वो एक डेफिनेटली ओवरहैंग है। बट साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि क्रूड, जो कि इसका एक मेन रॉ मटेरियल होता है, वहां पे अभी तक कोई मेजर अपटिक देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है थोड़ा स्टेबिलिटी आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिले। बट साथ ही साथ इनके साथ और भी चैलेंजेस हैं कि नए एंट्रेंट्स की वजह से जो आप लूज कर रहे हैं अपने मार्केट शेयर को, वो एक फैक्टर रहेगा। तो जो आउट परफॉर्मेंस, जो एक स्टडी ट्रेंड हम देखते थे एशियन पेंट में पहले, वो शायद कहीं ना कहीं पेड आउट हो गया है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार को आपको रिबाउंड पे एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, और पेंट सेक्टर से निकल के आप दूसरे साइड पे, चाहे सीमेंट, अगर आप इंफ्रा में ही रहना चाहते हैं तो वहां पे आप देख लीजिए, या फिर आप ऑटो इंसुलरी स्पेस में भी देख सकते हैं जेके टायर्स और अपोलो टायर्स को। बिल्कुल, तो आपको सब्स्टिट्यूट दिखाए गए हैं कि आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस चीज पे नजर रखिए। चलिए एक काम करते हैं, कल की तैयारी, जो कि हमारे शो का नाम है, तो कल की कुछ नतीजों के हिसाब से तो तैयारी करनी पड़ेगी। इंडेक्स के हिसाब से हमने किया, शेयर्स के हिसाब से हमने किया, थोड़ा नतीजों के हिसाब से करते हैं। और कल निफ्टी में नतीजे आने वाले हैं टाटा स्टील के। निफ्टी की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इसके नतीजे कल आने वाले हैं। थोड़ा अनुमान समझ लेते हैं कि कैसे अनुमान है, क्या एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट्स को है, क्या नंबर्स आ सकते हैं। पहले वो अनुमान समझते हैं, फिर एक राय लेंगे अजीत जी से कि करना क्या है आपको इस पर्टिकुलर शेयर में। तो पहले अशेषा जुड़ गई हमारे साथ। अशेषा, बताइए क्या अनुमान है टाटा स्टील को लेकर। बिल्कुल, टाटा स्टील के ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा था। 14% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था कंपनी ने सालाना आधार पर, और इसी के चलते टाटा स्टील के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। हालांकि रियलाइजेशंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस घटे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट लोअर रियलाइजेशंस का कंपनी के नतीजों पर नज़र आ सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, लेकिन करीब 13 से 14% का ग्रोथ सालाना आधार पर रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और मार्जिन्स 13.9% के आसपास एक्सपेक्टेड है। इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस घटे, जिसके चलते रियलाइजेशंस 3% तक और एबिटा पर टन 9 से 10% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। यूरोपियन ऑपरेशंस में भी इस तिमाही में लॉस एक्सपेक्टेड है। करीब $8 से $10 पर टन का प्रॉफिट कंपनी ने पिछली तिमाही में रिपोर्ट किया था, लेकिन इस तिमाही में यूरोपियन ऑपरेशन लॉस रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूरोपियन ऑपरेशंस और स्पेशली ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। स्टील प्राइस ट्रेंड, इसी के अलावा वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह का रहेगा 2026 में, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते नतीजों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि रियलाइजेशंस कमजोर थे और यूरोपियन ऑपरेशंस भी इस तिमाही में लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है अनुमान। एक काम करते हैं, एक राय लेते हैं। अजीत जी, क्या राय आपकी टाटा स्टील पर बनती है? कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले कोई ट्रेड बनता है क्या? देखिए विकास, यहाँ पे जैसे कि मेटल एज अ पैक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है इन द रीसेंट मंथ, और टाटा स्टील में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक है, क्योंकि मूव ऑलरेडी अच्छा आ चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए रिजल्ट डिस्काउंटेड है कि पॉजिटिव साइड पे अगर रिजल्ट आएंगे भी तो शायद वो आपको स्टॉक को बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव पुश ना दे पाए। और कहीं ना कहीं 205 से लेकर 10 का जोन है, यहाँ मुझे लगता है कि एक बार शायद जाके ये आपको स्टॉक रुकता हुआ नजर आएगा। शायद हाल फिलहाल में भी हमने देखा था उन लेवल्स के पास आके थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, रिजल्ट के लिए आपने बाय कर रखा है, 189 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 210 के पास अगर आपको प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार कर लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह भी यहाँ करंट लेवल्स में नहीं होगी। तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 210 के आसपास मिले तो आपको जो है वो अपनी प्रॉफिट बुक करनी है, ये सलाह अजीत जी की तरफ से। अब देखिए, आपके स्टॉक्स के हिसाब से तैयारी हो चुकी है, आपके नतीजों के हिसाब से तैयारी हो चुकी है, इंडेक्स के हिसाब से हो चुकी है। अब बच गया है क्या? बच गया है वो वीआईपी शेयर, जिसका आप इंतजार करते हैं पूरे शो के दौरान, जो शो के एंड में आता है। तो चलिए ले आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, ऐसी एक कंपनी, ऐसा एक शेयर जिसमें आपको वैल्यू मिल सकती है, वैल्यू के हिसाब से सस्ता, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, और आपको खरीदना चाहिए वहां आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा पैसा बन सकता है। तो पूछते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या है आपका वीआईपी शेयर आज के लिए?
बिल्कुल विकास, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं एनर्जी एज अ बास्केट अलोंगसाइड विद बैंकिंग काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, और एंटिसिपेटेड ये है कि ओएमसी जो उसमें पैक है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है उसकी, कंसिडरिंग की जैसे हमने बात की थी कि क्रूड $70 के नीचे अब कहीं ना कहीं स्टेबल है, और एंटिसिपेशन है कि ये चीज कंटिन्यू रहेगी आने वाले टाइम में भी, तो ओएमसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। और विद इन दी ओएमसी बास्केट बीपीसीएल जो कि लीड कर रहा है, मींस स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके की आउट परफॉर्मेंस जब मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का टोन हो उसके बावजूद भी, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो नियर टर्म के लिए करीब 410 तक के टारगेट्स रहेंगे, 364 का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ एनर्जी बास्केट में से आपका जो फाइनेंसिंग है, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में से आरईसी, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, कंसिडरिंग कि काफी लंबा कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज ये स्टॉक झेल चुके हैं। और अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा है कि बजट में भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई, और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन भी वही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में और पोजिशनली भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी बाय करने की राय होगी एक 410 के स्टॉप लॉस के साथ 368 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो आपको ये 410 का स्टॉप लॉस, 410 का आपको टारगेट जो है वो दिया जा रहा है, 368 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 382 के आसपास भाव चल रहे हैं। ये आपको नियर टर्म के हिसाब से भी और पोजिशनल के हिसाब से भी ये पिक आपको दी है अजीत जी ने। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आज आपका ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए तमाम उनकी ट्रेडिंग आइडियाज पर और उनके लिए कल की स्ट्रेटजी बनाने के लिए। थैंक यू।